Good morning. Welcome to Swayam Learning Point. I am your learning friend Subhash Gaikwad and I am very glad that you are watching this beautiful, extraordinary, awesome video. And this video is about work and energy. Last lecture में हमने work के बारे में देखा था. Work is but that when the force is applied and on the object and then the object displaces, then you can say that work is done. If the object displaces in the direction opposite to the force, then it is called as a negative work. If the displacement is not taken place or displacement is perpendicular to the direction of the force, then work is zero, or if there is no displacement, work is zero. And one more thing, if the direction of displacement and direction of force is same, positive work is done. इसके आधार पर हमने बहुत सारी चीजें देखी थी. अभी यहाँ क्या देख रहे हैं? कुछ न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं. न्यूमेरिकल्स क्या है? तो यहाँ देखते हैं कि व्हाट इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल दैट वी आर टॉकिंग हियर अबाउट. तो ये न्यूमेरिकल है, फर्स्ट न्यूमेरिकल है और इसमें दिया हुआ है कैलकुलेट द वर्क डन टू टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर. तो यहाँ उन्होंने दिया है कि इसका जो g है यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है इसको जरा देखते हैं, इसको जरा समझते हैं. तो यहाँ आपके सामने ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन का ये जवाब हम अभी यहाँ लिख रहे हैं. तो देखिए यहाँ गिवन में हम लिखते हैं क्या क्या दिया है. गिवन में लिखते हैं तो व्हाट इज गिवन हियर इन द गिवन. तो पहले लिखते हैं क्या क्या दिया है. मास ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है. तो यम दिया है, कितना दिया है 20 kg. गुड. हाइट यानी h दिया है. h या हम उसको क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, यस बोल सकते हैं. तो यस दिया है, यस इज व्हाट 10 मीटर. और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी g, क्योंकि किसी एक ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया है ऊपर उठाया है, मतलब यहाँ पर्टिकुलर हाइट से ऊपर लिया है. ठीक है. तो इस केस में g जो है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g. तो इज व्हाट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. लेकिन यहाँ एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्या हमने ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है. तो दिस इज व्हाट यू कैन से दैट द इट इज नेगेटिव. Why negative? Well, why negative? Because the direction of the force of the gravitational acceleration and the direction of the force that the object is taken up is opposite to each other. So that is what can we say that we can say that the work is negative. Oh, good. तो हमारे पास वर्क निकालने के लिए मतलब वर्क फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो सबसे पहले हमारे पास फोर्स नहीं है तो पहले फोर्स को निकाल लेते हैं. तो टू फाइंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ कैलकुलेट द वर्क डन यानी W फाइंड आउट करना है. वर्क डन या हम क्या बोल सकते हैं उसको W बोल सकते हैं. ये फाइंड आउट करना है. इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है. यहाँ हमने खाम ऊपर सॉल्यूशन लिखा है. तो यहाँ समझ लीजिए कि ये जो सॉल्यूशन है इसको हम निकाल देते हैं. ओके, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये सॉल्यूशन नहीं है हमारे लिए. ठीक है. ओके, गुड. दैट्स इट. तो यहाँ लेते हैं सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं जी. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू व्हाट यू कैन से दैट द gravitational acceleration. Gravitational acceleration means force is equal to mass into acceleration a. तो यहाँ a क्या है, a क्या है माइनस g है या g है. a is equal to what g. ठीक है. a is equal to what g. तो इसकी वैल्यू यदि हम पुट करेंगे तो यहाँ हमारा आंसर आएगा मास है 20 kg into माइनस 9.8. माइनस इसलिए क्योंकि इट इज व्हाट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा फोर्स आएगा, ये जो भी है, ओके, तो यहाँ आएगा 2 8 16, 2 9 18 and 1 19, तो 196 ये आएगा माइनस। ये क्या आएगा? माइनस आएगा। क्यों माइनस आएगा बोलो? क्योंकि ये साइन माइनस है, ठीक है, ये साइन क्या है? माइनस है, इसके कारण इसकी वैल्यू क्या आएगी? माइनस आएगी। क्लियर? इसको थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए करप्ट कर देता हूँ, करप्ट कर देता हूँ, मतलब करप्ट कर देता हूँ। ओके, तो बेटा यहाँ फोर्स आया है -196 न्यूटन। सर ये जीरो कहाँ गया? तो जीरो से तू मल्टीप्लाई करेगा तो ये पॉइंट वैसे ही निकल जाएगा। अभी तुझे करना क्या है कि वर्क डन इज इक्वल टू, व्हाट द वर्क डन इज इक्वल टू, डू यू नो व्हाट इज द वर्क डन? Work done is equal to force into displacement. What the work done is equal to? We know that work done is equal to force into displacement. -196 into what is displacement? 10. What is displacement? 10. So what will be the answer? The answer will be -1960 joule. Okay. So what the answer is? Very simple it is. आया समझ में? JUJOULE. This is what? Work done. Clear? Work done. So this what the answer is. The work done is negative because of the work is done against the force of gravity. That's it. Good. Next question है क्या है? Praveen has applied a force of 100 न्यूटन। कितने न्यूटन? 100 न्यूटन on an object with at an angle of 60 डिग्री। ये देखो क्या है? 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। यानी इधर जो फोर्स अप्लाई किया है, इधर जो फोर्स अप्लाई किया है, तो इसको जरा देखते हैं। ये ऐसे, ये 60 डिग्री, कितने डिग्री है? 60 डिग्री। कितना है फोर्स जी? 100 न्यूटन। ठीक है, चेक करते हैं। विद 60 डिग्री टू द हॉरिजेंटल, मतलब ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन है, ये F1 कंपोनेंट है। सो व्हाट यू कैन से, द ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस्ड इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन and 400 joule work is done. How many work is done? 400 joule. मतलब यहाँ हम given यदि लिखेंगे एकदम ठीक तरीके से, यहाँ यदि हम given लिखेंगे, सबसे पहले तो given लिखना पड़ेगा, तभी जाके हम solution लिख पाएंगे। तो यहाँ लिखते हैं given। तो given में क्या क्या दिया है? गिवन में एकदम सही तरीके से बताया गया है कि द फोर्स अप्लाइड F कितना है? 100 न्यूटन। ओ गुड। दूसरा थीटा, यानी थीटा की वैल्यू दी है कितनी? 60 डिग्री। और इधर और एक बात भी कही गई है कि cos 60 इज इक्वल टू cos what? 60 is equal to 1/2, और what is the work done? W is equal to 400 joule. To find, क्या फाइंड आउट करना है? डिस्प्लेसमेंट। What to find? डिस्प्लेसमेंट या यस फाइंड आउट करना है। और ये हमारे लिए बहुत ही इजी टास्क है। हमें पता है कि फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करना है, तो यहाँ हम सॉल्यूशन लिखते हैं और मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कि वर्क डन इज इक्वल टू F cos 60, ये हमारा फॉर्मूला है। यस, गुड। अभी मुझे बताओ बेटा कि W क्या है?
मेरे? हाँ, एफ एस इंटू कॉस थीटा। क्या है? एफ एस इंटू कॉस थीटा। तो यहां मैं वो भी लिख देता हूं, एफ इंटू यस, एफ इंटू यस कॉस थीटा यानी कॉस 60। अभी बताओ सबकी वैल्यू 400 जूल। एफ की वैल्यू क्या है? फोर्स 100 न्यूटन into what is the value of S? S is nothing but we have to find it out. What is the value of cos 60? 1/2. जब कैलकुलेशन करोगे बेटा तो यहाँ क्या आएगा बेटा? 50 into S, ये क्या आएगा बेटा? 400. So 400 divided by 2, what is the answer will be? 400 divided by 2. अभी यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है कि 100 जो मैंने कहा है इट इज व्हाट 50 ना, तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ आंसर आएगा 400 डिवाइडेड बाय ओके 50। जब कैलकुलेशन होगा और यहाँ आएगा डिस्प्लेसमेंट 0 0 कैंसल, तो 5 8 जा 40. So what you can say that the 8 meter is the displacement. What the displacement? So displacement of the object is what? 8 meter. So object will be displaced. The object will be displaced by 8 meter. By how many meter? 8 meter. It's very simple. Yes, 8. Good, fantastic. आपको समझ में आ रहा है? मैं देख लेता हूँ कि क्या आपको कैसा दिख रहा है। ये जो मैंने आपको लिख के दिया है जरा देख लीजिए। ओह वाओ, इट्स फैंटास्टिक। सो हमें समझ में आ रहा है कि कैसे लिखने का। ठीक है, गुड। तो यहाँ दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, ये जरा 60 डिग्री जो है ना, ये 60 डिग्री, ये डिग्री जैसा दिखना चाहिए बेटा, डिग्री। ठीक है, गुड, थैंक यू। हाँ, तुरंत थैंक यू। चलो थोड़ा आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो वो है एनर्जी। वर्क, यहाँ तक वर्क था, वर्क हमने कंप्लीट किया। सो थैंक यू। नेक्स्ट इज एनर्जी। हे, एनर्जी क्या है? तुझमें बहुत एनर्जी है, तो बहुत ज्यादा मस्ती करने लगा है। इतनी एनर्जी तुझमें कहां से आती है? तू जितना काम करता है उतनी तेरी एनर्जी है ना, जितनी तुझी एनर्जी है उतना ही तू काम कर पाता है ना। एनर्जी इज बट दैट द कैपेसिटी टू डू द वर्क। क्या? हाँ, तो यहाँ कुछ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि जैसे मान लो कि एक प्लांट है, इफ अ पॉट हैविंग अ प्लांट इज केप्ट इन द डार्क, the plant languishes. It means that कि प्लांट को यदि हम कहाँ रखें, एक डार्क एरिया में रखें, तो वो ग्रो नहीं होती है, बिकॉज उसकी जो एनर्जी की जरूरत है वो पूरी नहीं होती है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ म्यूजिक सिस्टम और टीवी बियॉन्ड द लिमिट, द व्हीसल्स इन द हाउस स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। तो आपने देखा होगा कि जैसे जो आवाज बढ़ती है तो वहां क्या होता है? जैसी आवाज बढ़ती है, यहाँ कोई आवाज नहीं आ रही है लेकिन आवाज बढ़ती है, तो जो डोर्स और विंडोज जो है, स्पेशली जो विंडोज हैं, उनके जो मतलब वो ऐसे वाइब्रेट होने लगते हैं। क्या आपने देखा है? हाँ, यस सर। नेक्स्ट, और कभी कभी आप कार में बैठे हो और डीजे चल रहा है तो कैसा लगता है? ओके, तो कार हिलने लगती है। ओके, सो दैट इज व्हाट एनर्जी इज। कलेक्टिंग सनलाइट ऑन अ पेपर विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बर्न्स द पेपर। अब देखिए कि यहाँ जब हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ये देखिए कैसे वो बर्न हो रही है। जैसे हमने कॉन्वेक्स लेंस को, इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, तो जैसे वो कन्वर्स हो रहा है तो वैसे कन्वर्ज हो रहा है, तो क्या हो रहा है? देखो वैसे धुआं निकल रहा है वहां से। यस, गुड। दूसरा, so what the energy is that I already talked about. Energy is nothing but a work
द कैपेसिटी टू डू द वर्क, मतलब काम करने की एक क्षमता, ठीक है। और इसका यूनिट जो वर्क का यूनिट है वही यूनिट है, इसका वर्क का यूनिट है, ऐसा यूनिट है वर्क का जूल, और एनर्जी का भी जूल, और सीजीएस यूनिट उनका भी अर्ग है, इनका भी अर्ग है। चलो आगे चलते हैं कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के कौन से फॉर्म है? बहुत सिंपल है एनर्जी समझने के लिए। देखो यहाँ देखो, ये सोलर एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। यहाँ यदि देखेंगे तो यहाँ आपको समझ में आएगा हीट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। ओके गुड। नेक्स्ट हम देखेंगे तो नेक्स्ट आपको पता चलेगा कि टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी दो प्रकार, मैकेनिकल टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दो इंपॉर्टेंट एनर्जी है। तो क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? तुमने चलती हुई गाड़ी देखी होगी, ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी से क्या पता चलता है? अ फास्ट क्रिकेट बॉल स्ट्राइक्स द स्टंप। देखिए कि फास्ट क्रिकेट बॉल जब स्टंप को स्ट्राइक करता है, दिस इज व्हाट यू कैन से दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि स्टंप विल सेट इन मोशन। Okay, so next is what you can say that the striker hits the coin of the carom board. So what will happen? The coin will move in a particular direction. आप देख रहे हो, तो इसको जैसे ही एक डायरेक्शन पे डालेंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? चेंज होगी। जरूर ठीक तरीके से देखो, ये इसी प्रकार। नेक्स्ट आप देखेंगे कि one marble strikes the another. Okay, in a game of marble. तो यहाँ देखिए कैसे वो मार्बल को एक को मारता है। ओके जरा देखिए कैसे वो हिट होके दूसरी जगह पे जाती है। सो इसके आधार पर ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है और आपको भी समझने में मजा आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी हम देखते हैं कि द एनर्जी दैट possessed by body on accounts of its motion is called as a kinetic energy. The energy possessed by body on accounts of its motion is called as a kinetic energy. Work done by force displaces a stationary object. जो काम किया जाता है, the work done by force displaces a stationary object through distance is always a kinetic energy gained by that object. मतलब मान लो कि तुम्हारे पास यहाँ एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट है और उनके ऊपर तुमने एक पर्टिकुलर फोर्स अप्लाई किया। जब तुम फोर्स अप्लाई करते हो तो क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये डिस्प्लेस होता है। जब वो डिस्प्लेस होता है तो वो कौन सी एनर्जी पजेस करता है? तो काइनेटिक एनर्जी पजेस करता है। जैसे कि तुम्हारे हाथ में बॉल है या तुम्हारे फुटबॉल तुम्हारे पैर के नीचे है और तुमने उसको किक मारी, यानी यू हैव अप्लाइड अ फोर्स ऑन इट। ओके, एज यू अप्लाइड द फोर्स ऑन इट, इट गेन्स द मोमेंटम, मींस इट गेन्स द काइनेटिक एनर्जी। दैट्स इट। ओके, तो यहाँ हम बोल रहे हैं कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हम काम करते हैं यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सी बात है, यस और यस। तो काइनेटिक एनर्जी को हम अलग तरीके से क्या देखेंगे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ दूसरा कि अभी हम बात करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कैसे मतलब उसका फॉर्मूला क्या है। सो वी आर डिराइविंग द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ऐसे मान लेते हैं कि F फोर्स है और वो F फोर्स एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किया है जिस ऑब्जेक्ट का मास m है। बोलो फिर से, ऑब्जेक्ट का मास क्या है? m, और फोर्स कौन सा अप्लाई किया है? F force is applied on a mass object, means object of mass m, which is at the initial velocity u is 0। इनिशियल वेलोसिटी मतलब मान लो कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, जैसे कि एक फुटबॉल एक रेस्ट पे है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, F फोर्स अप्लाई किया। ओके, कौन सा फोर्स अप्लाई किया? F फोर्स अप्लाई किया। F फोर्स अप्लाई करने के बाद m मास का जो ऑब्जेक्ट है ये मूव होता है, और जैसे वो मूव होता है तो उसकी पहले इनिशियल वेलोसिटी u 0 है। ओके, एंड आफ्टर टाइम t उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? v हो जाएगी। और ये क्यों हो जाएगी? क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा। चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट व्हाट कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। इसको जरा ध्यान से देखिए, मैं जो बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला कि सपोज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या है? तुमने क्या लिया? बॉल लिया, जैसे फुटबॉल। ओके, क्या लिया? फुटबॉल। तो ये जो फुटबॉल है इसका मास क्या है? m है। तूने किक मारी, तो किक मारने के बाद क्या होगा? उसकी पहले तो इनिशियल वेलोसिटी स्टेशनरी है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी। ओके, जब आफ्टर टाइम t तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v हो जाएगी, यानी बढ़ जाएगी। वेलोसिटी बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन। तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा? यस होगा। देखो फोर्स अप्लाई किया,
जब ऑब्जेक्ट पहले स्टेशनरी था, u 0 थी, फोर्स अप्लाई किया, जैसे फोर्स अप्लाई किया उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, पहले स्टेशनरी यानी 0 थी, फिर v हो गई यानी एक्सेलरेशन a हो गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट s हो गया। फिर से एक बार देखिए कि m ऑब्जेक्ट या मतलब m ऑब्जेक्ट है, m यानी m मास का ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल है, किक मारी यानी फोर्स अप्लाई किया, जैसे फोर्स अप्लाई किया तो क्या हो गया कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया बिकॉज ऑफ द इंक्रीज द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो गया, और फिर हो गया क्या कि उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, और यदि उसके ऊपर जो काम किया है वो बताना है तो W इज इक्वल टू F इंटू S। ये फोर्स और ये यम, इसको जरा अच्छी तरीके से समझिए। देखिए कि न्यूटन का सेकंड लॉ बताता है कि फादर इज इक्वल टू मदर। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बताता है? फादर इज इक्वल टू मदर। पता है आपको? फादर इज इक्वल टू मदर, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके गुड। और न्यूटन का सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बताता है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या बताता है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहां देखिए, ये यहां u जो है, u क्या है जी बेटा? u क्या है? u 0 है। u क्या है? 0। ये u जो है ये 0 है, तो ये 0 होने के कारण s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर ओनली। तो 0 का कोई महत्व नहीं है, 0 ने बाकी सबको 0 कर दिया बेटा। ओके, तो s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। अभी देखिए हमारे पास फादर आ गया, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। हमारा फॉर्मूला क्या था बेटा? W इज इक्वल टू F इंटू S। तो F क्या आ गया बेटा? ma। बेटा S क्या आ गया? हाफ at स्क्वायर। हाँ सुन, तो देख बेटा हाफ को कॉमन ले लें, m यहां रख, और a इंटू a क्या हो गया बेटा? a स्क्वायर इंटू t स्क्वायर हो गया। इसका मतलब हाफ इंटू m at होल ब्रैकेट स्क्वायर हो गया। ओहो, यानी वर्क डन इज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू at होल ब्रैकेट स्क्वायर। ओहो, तो हमारा फॉर्मूला ये है जो हमने यहाँ लिखा, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 फादर की वैल्यू मदर और यस की वैल्यू हाफ at स्क्वायर। जैसे हम वहां पुट करते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि 1 हाफ a कॉमन लेते हैं तो at स्क्वायर होल ब्रैकेट स्क्वायर। अभी मैं आपको बता दूं, आपको पता है, थोड़ा जरा पीछे जाके देखते हैं, जरा देखते हैं कि आपको क्या समझ आ गया है। देखिए सपोज तुम्हारे पास एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जो फुटबॉल है, जिसका मास m है, उसके ऊपर आपने क्या किया? फोर्स अप्लाई किया, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो थोड़ी देर के बाद वो थोड़े टाइम के बाद वो v हो जाएगी, उसमें एक्सेलरेशन आएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट s होगा। तो इसके आधार पर हमारे पास जो काम किया है उसके ऊपर वो Fs है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है, मतलब हमें पता है कि यदि किसी एक पर्टिकुलर वस्तु के ऊपर यदि फोर्स अप्लाई करते हैं और उसका डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसके ऊपर किया गया है, ऐसा हम मानते हैं। सर क्या किया गया है? वर्क किया गया है। तो वर्क का फॉर्मूला हमें पता है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ बताता है कि फादर इज इक्वल टू मदर। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन बताता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u की वैल्यू 0 है, और जैसे 0 है तो हमें यहाँ पता है कि u 0 है, तो यहाँ हम लिखते हैं कि s इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ at स्क्वायर। जब वैल्यू पुट करते हैं f के जगह पे, यहाँ f की जगह पे और s की जगह पे, तो हमारे पास यहाँ आंसर आते हैं कि m इंटू हाफ at स्क्वायर, यानी हाफ m इंटू at होल ब्रैकेट स्क्वायर। और जब बेटा इक्वेशन फर्स्ट लॉ जो लेते हैं हम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस at है ना, तो u की वैल्यू क्या है बेटा? 0 है। सर 0 है तो ठीक है, 0 है, तो v इज इक्वल टू 80 आ गया। यदि v इज इक्वल टू 80 आ गया तो v इज इक्वल टू 80 आ गया, तो उसका स्क्वायर करो बेटा। तो जब स्क्वायर करेगा तो क्या हो जाएगा बेटा? तो इसका v स्क्वायर इज इक्वल टू 80 स्क्वायर आ जाएगा। अभी हमारे पास कुछ फंडामेंटल्स है बेटा। क्या फंडामेंटल है? v स्क्वायर इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तुझे पता है कि पहले हमने क्या लिखा था? पता है? w इज इक्वल टू हाफ इंटू m at स्क्वायर। अभी यहां बताओ तो बेटा, m
80 स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा? v स्क्वायर है सर। हाँ, जब वैल्यू पुट की तो हमारा w इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो टोटल वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? फोर्स अप्लाई किया। ओके, टोटल वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? काइनेटिक एनर्जी। जितना काम किया वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। सो काइनेटिक एनर्जी गेन बाय ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। सो इसके आधार पर काइनेटिक एनर्जी इज w। So in place of W, if you put kinetic energy, you get the kinetic energy formula. Kinetic energy is equal to half mv square. बेटा ये तुम्हारे जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है। इसको तुम्हें 2, 3, 4 दफा लिख के प्रैक्टिस करनी है। मैं तुझे इतना गारंटी देता हूँ, तू यदि मुझे सुन रहा है तो तुझे 100% वो याद रहेगा। तो मैं कैसे बताता हूँ, इसको जरा ध्यान से समझना। पहले मैंने बताया था कि तुम्हारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। थोड़ा मैं नीचे लेता हूं और बताती जाता हूं फटाफट 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 फटाफट। ओके, तो यहाँ बताओ बेटा, ये सब रब कर देता हूं, ये सब रब हो जाएगा अभी। ओके गुड। तो सपोज तुम्हारे पास पर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, उसके ऊपर तुमने फोर्स अप्लाई किया। इफ यू अप्लाई द फोर्स F, okay, and then the initial velocity u was 0, so it turns into a velocity v after time t, then it again acceleration a, and its displacement takes place s, so work done on it w is equal to fs। जैसे तू आगे गया तो तूने यहाँ देखा कि force is equal to mass into acceleration as per the Newton's second law of equation, second law of motion, and second equation of motion से पता चलता है S is equal to ut plus half at square। लेकिन यहाँ पता है कि u is but 0, so यहाँ S is equal to half at square, so F is equal to mass into acceleration and S is equal to half at square। जैसे आपको पता है कि u is equal to 0 है, क्योंकि 0 की वैल्यू मैंने कंसीडर किया अभी, तो यहाँ w is equal to Fs आपको पता है, F की वैल्यू ma है, S की वैल्यू half at square है, ma and half at square। इसमें हमने कैलकुलेशन किया है, तो इसको कैलकुलेशन के आधार पर w is equal to ma into half at square, यहाँ 80 होल ब्रैकेट स्क्वायर आ गया। इसको पकड़ के रखते हैं, 80 स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर लिखना है बस नेक्स्ट इक्वेशन में। और यहाँ पता चलता है कि हमें इक्वेशन फर्स्ट लिखना है v इज इक्वल टू u प्लस 80। u की वैल्यू 0 है तो v इज इक्वल टू 80। स्क्वायरिंग करेंगे, तो जैसे स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि v स्क्वायर इज इक्वल टू 80 होल ब्रैकेट स्क्वायर। जब वैल्यू पुट करेंगे हाँ तो w इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। And kinetic energy gained by an object is the amount of work done on the object। और ये आपको समझ में आ गया। तो this is what kinetic energy is equal to work done, and so what you can say that the kinetic energy is equal to half mv square। So what the kinetic energy is, you are observing here the kinetic energies examples are, so the energy possessed by object because of its motion is called as a kinetic energy। कुछ एग्जाम्पल्स है यहाँ, और ये एग्जाम्पल का हम सॉल्यूशन लेंगे अभी इसी वक्त। स्टोन हैविंग अ मास ऑफ 250 ग्राम इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट h, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी डज इट हैव एट द मोमेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड। क्या बोला उन्होंने? मास क्या है, बोलो मास। काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले तो क्या दिया है, ये पहले लिखिए क्या दिया है इधर। उन्होंने बोला है मास इज इक्वल टू 250 ग्राम। Okay, next is what you can say that the so 250 gram is nothing but what you can say that the 0.25 kg divided by 1000 करेंगे। Okay, good। next आया है v is equal to 2 मीटर पर सेकंड। अभी करना क्या है हमें, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो चलो वैल्यू पुट करो, 0.25 इंटू क्या आएगा, यहाँ 2 इंटू 2, 1 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा जरा ठीक तरीके से लिख दो, यहाँ 5 आएगा। तो 25 2 50,
यानी 5 क्या आएगा जूल. ओके, सो व्हाट यू कैन से दैट 0.5 जूल. 25 to the 50. Okay, and 25 to the 50. 25 into 2. 5 to the 10. 5 2 to the 4 and 1 5. और यहाँ 2 पॉइंट आए तो यहाँ आ गया 0.5. तो आंसर क्या आएगा बेटा? 0.5 joule. So what is the kinetic energy is 0.5 joule. Is it good? So this what the answer is. It's very simple and fundamental. Okay. So यहाँ क्वेश्चन आया है, try this. An arrow is released. जैसे मान लो कि ये एरो रिलीज हुआ है फ्रॉम स्ट्रेच्ड बो. तो यहाँ स्ट्रेच्ड वर्क, देखो स्ट्रेच करने से उसमें एक एनर्जी आ जाती है. ओके. दूसरा, द वाटर केप्ट एट हाइट. केप्ट एट हाइट से एक क्या है, एक पर्टिकुलर एनर्जी आ जाती है. ओके. नेक्स्ट, स्प्रिंग कंप्रेस करने से उसमें एक एनर्जी आ जाती है. तो व्हाट यू कैन से दैट हियर, कंप्रेस करने से उसमें एनर्जी आ जाती है. तो which words describe the state of object in the above examples? तो ये above examples में कौन से ऐसे वर्ड्स हैं कि जो स्टेट डिस्क्राइब करते हैं, जो मैंने रीड किए थे. पता है आपको? सबसे पहला वर्ड था स्ट्रेच्ड, दूसरा वर्ड था केप्ट एट हाइट और तीसरा वर्ड था कंप्रेस्ड, which describe the state of object. ऑब्जेक्ट की अवस्था दिखाते हैं. दूसरा, where did the energy required to cause the motion of object come from? कहां से आती है? तो it is from the state of object. The energy required to cause the motion came from the energy stored in the state, that is potential energy of the state. मतलब वो पर्टिकुलर स्टेट से आती है. जैसे कि कंप्रेस्ड स्टेट से आती है. केप्ट एट हाइट यानी हाइट के ऊपर, एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट लिया तो उसमें वो एनर्जी आती है. ओके. स्ट्रेच्ड वर्ड में आती है. तो सो व्हाट इज दैट कि energy is stored in the state of that particular object. Okay. If the object were not brought in a state, would they have moved? No. So वो move नहीं होते. Okay. So यहाँ अब देखिए what we are talking here about. We are talking here about potential energy. What the potential energy is? The energy stored in an object on account of its position or configuration or state. क्या है? The energy stored in an object, जैसे किसी चीज को आप ऊपर लेके जाओ उसमें एनर्जी आ जाती है. So energy stored in an object on accounts of its position, on accounts of its state, on accounts of its configuration, it's called as a potential energy. जैसे कि आप यहाँ potential energy का expression समझ रहे हैं. So what is the expression of potential energy? How potential energy can be expressed? यहाँ हम समझते हैं. जैसे मान लेते हैं कि तुम्हारे पास एक यम मास का ऑब्जेक्ट है और उसको आप h हाइट के ऊपर, मतलब एक पर्टिकुलर हाइट h तक लेके जा रहे हैं और फोर्स उसके लिए जो अप्लाई कर रहे हैं which is against the means force to raise that object to a particular height against the gravitational force is mg. जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है? mg है, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो यहाँ एक्सेलरेशन g है तो यहाँ F is equal to mg. ठीक है. So the amount of work done can be calculated as, तो उसके ऊपर जो काम किया जा रहा है, the amount of work done is considered as, what you can say that the amount of work done is considered as force is equal to, means amount of work done is considered as or calculated as force into displacement. What is force? mg. What is displacement? h. So what you can say that the here F is equal to mg and displacement is h. So the amount of potential energy stored in the object because of its displacement is potential energy is equal to mgh, because whatever the energy is stored in the body because of the work done on it, जो भी उसके ऊपर काम किया गया है उसके कारण उसमें एनर्जी समा गई है, तो potential energy is equal to mgh, and therefore displacement to a height h causes energy
equal to the mgh to be stored in the object. So this what the potential energy का एक्सप्रेशन है. जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन देखा है वैसे ही ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है. पहले फिर से एक बार समझा देता हूं मैं आपको. मान लीजिए कि तुम्हारे पास m मास है ऑब्जेक्ट का और उसको तुम h हाइट के ऊपर लेके जा रहे हो. अभी एक बात समझिए कि उसके ऊपर जो तुम फोर्स अप्लाई करोगे वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट होगा. तो इसके कारण वो होगा mg, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो अमाउंट ऑफ वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड एज w इज इक्वल टू ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो w इज इक्वल टू mg. सो अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी stored in an object is its displacement. So potential energy is equal to mgh. So displacement to height h causes energy equal to the mgh to be stored in the object. और यहां हम कुछ बातें करते हैं. एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं. 500 किलोग्राम का वाटर है is stored in the overhead tank of a 10 meter high building. Okay, calculate the amount of potential energy stored in the water. तो सबसे पहले क्या है, मास दिया हुआ है तो वो लिखते हैं 500 kg. हाइट दी है what you can say that the 10 meter and calculate the amount of potential energy. तो g क्या रहेगा बेटा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये रहेगा नेगेटिव या पॉजिटिव? ये बिल्कुल रहेगा बेटा पॉजिटिव रहेगा. ऐसा मतलब उसको ऐसा ये नहीं देते हैं. तो यहाँ क्या आएगा बेटा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. चलो वैल्यू पुट करो 500 इंटू 9.8 इंटू 10. तो कैलकुलेट करो बेटा 500 इंटू 98. चलो कैलकुलेट करते रहो. तो मेरे ख्याल से तेरा आंसर आ जाएगा 98 और 5 40 45 एंड 4 49. तो तेरा आंसर आ गया बेटा 490 और ये 00 जूल. ओके, so this is what the answer is, and I am really thankful to you for being with us and watching this beautiful extraordinary video. So if you like it, press the like. If you're new on the channel, subscribe the channel and नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या आप हमारे हर एक वीकली लाइव सेशंस के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम पूरे नए उत्साह के साथ अलग अलग माध्यम से आपको हेल्प करने के लिए आ रहे हैं जोर से. तो उसके लिए भी लाइक बनता है. सो थैंक यू, बाय बाय.